अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय पॉडकास्ट सोचो कभी विश्व जहां। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई काम करें और मेहनत करें और वो रायगा जाए। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज की जो हमारी एपिसोड है, इसमें जो मेरे गेस्ट हैं वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। छोटा छोटा काम करते 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 आज वो एक सुपरस्टार बन चुके हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनका काम देखा जाता है और पसंद किया जाता है। जो कैरेक्टर करते हैं उसमें जान डाल देते हैं। मेरे आज के गेस्ट हैं राशिद फारूकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में आए। नहीं यार, शुक्रिया की कोई बात नहीं, आपने मोहब्बत से बुलाया, हम आ गए। सर आधा ख्वाब मेरा ख्वाब आपने पूरा कर दिया, आधा आपको मैं बताऊंगा कौन पूरा करेगा। जरूर बताइएगा। सर मुझे ये बताएं कि मैंने काफ़ी सारे आपके इंटरव्यू सुने और उसमें आपने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया, जो कि आप बिल्कुल एक ऐसा नहीं था कि कोई बैकग्राउंड था आपका, कि कोई जानने वाला था या कोई रिश्तेदारों में कोई था, तो खुद को कैसे ये पता चला कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ? पता नहीं, पता तो मुझे आज तक नहीं चला क्या बात कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और अभी भी मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं होता अपने काम से कभी भी, और मैं तगदो करता रहता हूँ। एक जुनून था। एक जमाने में वालिदैन ने जब मैं बालिग हुआ तो उन्होंने कहा अब काम करना पड़ता है, गुर्बत थी। उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई फलाने साहब ने के पास चले जाओ, वो तुम्हारी नौकरी करा देंगे। तो उन्होंने हमारी नौकरी करा दी, करते रहे। लेकिन मैं शायद इंसान किसी और तरह का था, नौकरी पेशा आदमी नहीं बनना चाहता था मैं कभी भी। काफी अरसे तक मैं वो करता रहा। तो मुझे बीच में मौका मिला कि मेरे भाई के दोस्त थे, उन्होंने पॉलिटिकल थिएटर शुरू किया था। उन्होंने कहा यार करोगे? मैंने कहा क्या होता है? कहने लगा बस आ जाओ तो पता चलेगा। उन्होंने मुझे स्टीरियोटाइप सा मौलवी का रोल दिया था। मौलवी हमेशा से मेरे दिमाग में खुटकता था ना। तो मैंने उसे उसी तरह उसका कैरिकेचर सा बनाया और उसे करने की कोशिश की। अच्छा, वो पॉलिटिकल ड्रामा था, उसके ऑडियंस भी उन्होंने खुद ही जमा की थी। वो सब एक ही तरह के लोग थे, उन्हें भी खटकता था मौलवी। तो वो बड़े खुश हुए। और स्टेज पे जब मैं वो परफॉर्म कर रहा था तो तालियां भी बजती थी, लोग हंसते भी थे। तो वो हंसी और तालियां जो है ना, वो उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी बिल्कुल। उसके बाद मैंने कहा बॉस ये ही काम करना है, इसके अलावा करना कुछ नहीं। ये अंदर मैंने कहा किसी से नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया और फिर उसको परस्यू करना शुरू किया। तो मैंने वो थिएटर ग्रुप तो खत्म हो गया। फिर मैंने और दूसरा ज्वाइन कर लिया जो इससे बेहतर था, उनके पास चला गया, वहां करने लगा। कुछ अर्से थिएटर किया। फिर वो थिएटर, क्योंकि यहाँ वायलेंस बहुत होता था तो थिएटर नहीं पॉसिबल होता था। तो फिर मैंने कहा अब टेलीविजन करूं। फिर मैंने टेलीविजन में घुसने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से मुझे रोल मिला। और बिल्कुल ऐसा ही सारी जिंदगी चलता रहा कि जो एक रोल कर लेता था उससे कुछ थोड़ी सी लर्निंग हो जाती थी। चाहे मुझे पता ही चल जाए ये प्रोडक्शन हाउस कैसा होता है, इसका प्रोड्यूसर क्या है, कैमरा क्या है, इतना ही पता चल गया तो अगला स्टेप उससे आगे का होता था। जो नेक्स्ट कैरेक्टर मिलता था उसमें मैं थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाता था, रिलैक्स हो जाता था। प्लस ये हुआ कि जब थिएटर करते थे तो उस जमाने में यहाँ पर प्रोफेशनल्स आया करते थे जी। और वो वर्कशॉप्स करते थे यहाँ के लोगों के साथ, मुकामी लोगों के साथ। तो जैसे गोएथे इंस्टीट्यूट था, जर्मन लैंग्वेज का इदारा, वहां पर आते थे जर्मनी से लोग। तो मुझे भी इस तरह की कुछ ट्रेनिंग्स मिली। फिर इसी तरह पीएसीसी में कुछ लोग आते थे तो उनसे भी ट्रेनिंग। अब जो भी ट्रेनिंग होती है हम किसी न किसी तरह से घुस जाते थे उसमें और वो करने की कोशिश करते थे, तो उससे लर्निंग होती थी। प्लस हम ये भी कर रहे होते थे कि थिएटर अपना भी कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ उसमें हो जाता था। तो इसी तरह करते करते तो सर मुझे बताएं कि आपका थिएटर वाला एरा कितना था, कब से लेके कब तक कि आपने फुल फ्लैश सिर्फ थिएटर किया? वो कोई 4 से 5 साल का अरसा था, जिसमें
हुआ ये था कि हम कुछ दोस्तों ने मिलके एक थिएटर फॉर्म किया था। पहला डायरेक्टर मैं खुद बन गया था क्योंकि मैं सबसे एक्टिव मेंबर था, और जो पहला ड्रामा किया था वो लिखा तो मैंने नहीं था, बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझे स्क्रिप्ट दिया था, वो ड्रामा उसमें से निकाला था हमने, प्लस एक और साहब से मदद ली थी तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, उस स्टोरी को उठा के उस ड्रामे में फिट किया था और कोई 30 से 35 मिनट का एक ड्रामा बना लिया था। वो हमारे दोस्त ही थे सब, लीडिंग कैरेक्टर मैं खुद था क्योंकि मैं डायरेक्टर भी था और चंदा भी सबसे ज्यादा मैंने ही जमा किया था उसके लिए। तो वो परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद हमारी मुलाकात हो गई एक ऐसे आदमी से जो कि यूरोप से एक टूर करके आया हुआ था स्ट्रीट थिएटर का। वो एनसीए से उसका ताल्लुक था, वो भी एनसीए से भाग के आया था, कराची में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता था। हमारी उनकी मुलाकात हो गई, हमने पूरा थिएटर ग्रुप उसके हवाले कर दिया। हमें एक्टिंग में मजा आता था, हम एक्टर बन गए और फिर उसके साथ काम किया। कोई 1-1.5 साल तो हमने उसके साथ काम किया। अपना थिएटर ग्रुप बांग थिएटर वर्कशॉप के नाम से था वो, उसमें हमने 4-5 प्लेस किए, बड़े बड़े अच्छे प्रोसिनियम थिएटर। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई जैसे कि हर ग्रुप्स में आती है, तो हमने फिर दूसरा ग्रुप तहरीक निस्वां ज्वाइन कर लिया। वो लोग भी बाकायदगी से थिएटर करते थे। फिर कोई बाहर से आता था, जैसे अजोका लाहौर से आया था, तो उसमें एक 2 कैरेक्टर की जगह थी, हम पहुंच गए, हमें मिल गया एक कैरेक्टर, उसमें भी हमने काम किया, तो अजोका के लोगों से भी दोस्ती हो गई। ये हम बाकायदगी से करते रहे। जो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आखिरी थिएटर एक ऐसा थिएटर किया था, हमारा ग्रुप टूट गया, सब मुंतशिर हो गए, हम लगे रहे इधर उधर थिएटर ग्रुप में। फिर एक दफा सब इकट्ठे हुए, पीक वायलेंस के दिन थे मतलब, और उसमें इतने यादगार वाकयात हुए कि सारी जिंदगी नहीं भुलाने वाले। कि हमें वायलेंस पे ही ड्रामा था। हमारा एक दोस्त है, अभी भी है, मोहम्मद हनीफ, बड़े राइटर हैं, उन्होंने वो ड्रामा लिखा था, हमने खुद ही इम्प्रोवाइज किया था, उसी में से उन्होंने स्क्रिप्ट बना लिया था। तो वो ड्रामा जब हम कर रहे थे, पीएससीसी में स्टेज हुआ, वो अच्छा ड्रामा था, हमारे सारे दोस्त पुराने सब मिलके वो ड्रामा कर रहे थे, तो एक वैसे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया था। फिर वो वायलेंस पे था और शहर में बेइंतहा वायलेंस हो रहा था। यानी वो दौर था जब अखबार में एक छोटा सा कॉलम होता था जिसमें स्कोर आता था आज का, कि आज इतने लोग मर गए। यानी वो 2 ग्रुप, 2 पार्टीज या जो भी लड़ रहे थे एक दूसरे से, और वो मारते होते थे। कभी 50 लोग होते थे, कभी 30 लोग होते थे, कभी 20 लोग होते थे। ये पीक का टाइम। हाँ, जिस दिन नहीं होते थे उस दिन अलग खबर आती थी, आज कोई किलिंग नहीं हुई, ये भी इसी तरह की खबर थी। तो उस जमाने में वो थिएटर था और वायलेंस पे था। तो 2 हमने थिएटर किए, एक तहरीक निस्वां के साथ किया जिसका नाम यहां से शहर को देखो था, वो भी वायलेंस पे था, जिसका बैकड्रॉप एमएफ हुसैन साहब ने बनाया था। और एक ये था मरने के बाद क्या होगा, जो मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा था। ये दोनों पीक वायलेंस। मैं खास बात आपको बताऊं, उसमें हुआ ये कि मैं उसमें एक टेररिस्ट का रोल कर रहा था, सो कॉल्ड टेररिस्ट, जो नौजवान यहाँ के थे। अब मैं खुल के बताऊं कि वो जो है उस वक्त MQM हुआ करती थी, उनका पुलिस से झगड़ा हो रहा था, पुलिस उनको मार रही थी, वो पुलिस को मार रहे थे, तो बोरी बंद लाशें मिलती थी। तो उसमें वो कैरेक्टर था कि एक बंदा है, जावेद उर्फ टप्पा नाम है उसका और वो एक बोरी में से मिला है और उसके हाथ पीछे बंधे में। अब वो एक कब्रिस्तान में कुछ मुर्दे जमा हो गए, उनमें से ये भी है। तो ये प्ले हम रिहर्स करते थे डेली। हमारी एक परफॉर्मेंस के दिन थे, परफॉर्मेंस से एक दिन पहले रात को मैं रिहर्सल करके घर वापस जा रहा था, रास्ते में पुलिस वालों ने रोका। मैंने हुलिया भी वही बनाया था, छोटे छोटे बाल थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, वो खास हुलिया होता था उस जमाने में। तो वो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेट किया, मैंने बताया होता है कहां से आ रहे हो, ड्रामा क्या, चलो मैं ले आके बंद कर दिया। दूसरे दिन खबर पहुंच गई मेरे दोस्तों तक। मेरे दोस्त ज्यादातर जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने शोरगुल मचाया। शाम को मुझे छुड़ा लिया उन्होंने और सीधा मैं थाने से स्टेज पे पहुंचा और जाहिर है वही परफॉर्म किया जो रोज कर रहे थे। पहला दिन था उस दिन स्टेज का। लेकिन ये बात बहुत बड़ी खबर बनी
डॉन में एक आधे पेज की तस्वीर लगी और उसके नीचे पूरी, कुछ दोस्त थे वो भी, उन्होंने भी जरा हाईलाइट किया कि ये उसके साथ हुआ है, तो मैं हीरो बन गया यार उस दिन। तो मजा आया, ये यादगार चीज है। तो कहने का मकसद ये है कि बस ये इस तरह से करते करते उसमें उसी वक्त उसमें बहुत मजा आता था। एक फिर जर्मन थिएटर डायरेक्टर आया, उसने ट्रेनिंग दी, उसके साथ थिएटर किया, वो मेरे आखिरी थिएटर थे। उसके बाद फिर मैंने टेलीविजन की कोशिश की और करता ही रहा, हालांकि उसमें भी आसानी से कोई नहीं होता था। तो एक हमारे काबिल एहतराम, मैं उन्हें अपना मेंटोर कहता हूँ, गजनफर अली साहब, मुझे पता चला, मेरी एक दोस्त ने बताया कि वहाँ एक साहब आए हुए जो पीटीवी छोड़ के अब यहाँ प्राइवेट प्रोडक्शन करेंगे। मैंने कहा चलेगी कहाँ, प्राइवेट प्रोडक्शन तो है ही नहीं, कोई नहीं होता था, सिर्फ एक एनटीएम नया खुला था। मैंने कहा उसी पे चल रहे हैं उनके ड्रामे, मिस्ट्री करते हैं वो। मैं पहुंच गया कि भाई कहाँ है, दफ्तर में पहुंच के दरवाजा खोल के अंदर, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक्टर हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, प्रोफेशन बनाऊंगा, सही है वो जो उस वक्त दिमाग में मेरे ख्याल आते। मैंने अच्छा ठीक है, तुम जाओ उससे मिलो। शेख खुर्शीद उनके होते थे, दो लोगों का वो स्टूडियो था। मैं उनके पास चला गया, उन्होंने कहा तुम्हें बताएंगे। तीसरे चौथे दिन उन्होंने मुझे बुला लिया, एक छोटा सा रोल था पुलिस वाले का। अच्छा, मेरे लिए उसमें बात ये थी, बड़ी बात ये थी कि जिसको मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, एक ही सीन का रोल था वो, लेकिन मैं जिसको इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ वो है तलत हुसैन साहब की बेटी तजीन हुसैन। ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा बात है, ये मेरे लिए भी। तो अभी मेरी वो बहुत अच्छी जानने वाली है, दोस्त है, आगे भी मैंने उनके साथ काम किया। बहरहाल वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। खैर मैंने किया, जो कि अच्छा नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस पे परफॉर्मेंस नहीं आई, क्योंकि मीडियम का फर्क था। मैं पहली दफा टेलीविजन पे आया, मैं थिएटर करता था, लाउड मीडियम था, मुझे टीवी का पता ही नहीं था। अब मैंने सोचा कि मैं इसे फॉलो अप कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं। मैं चला गया गजनफर साहब के पास और मैंने कहा सर, वैसे ही दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ, मैंने सर वो आपने ड्रामा किया था ना वो, तो मेरे साथ पैसे चाहिए थे उसके, फिर मेरा प्रोफेशन कैसे बनेगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो मैंने देखा गौर से, कैसे जाओ खुर्शीद के पास। फिर मैं चला गया उनके पास, वहां तक जब तक फोन हो चुका था, उन्होंने मुझे 500 रुपये निकाल के दिए, जो मेरी पहली कमाई थी इसकी टेलीविजन की पहले। और साथ में उन्होंने एक हिदायत भी दी, गजनफर साहब ने बोला है उससे बोलना दोबारा नहीं आए। फिर मैं नहीं गया, थोड़े दिन तो नहीं गया। फिर उन्होंने मिस्ट्री सीरीज वो शुरू की भी थी। फिर उन्होंने, हमारे दोस्त थे जिनके साथ मोहम्मद अहमद साहब उस जमाने में हमारे दोस्त थे, अभी भी हैं, तो उन्होंने मेरे लिए एक प्ले लिखा और वो उन तक पहुंचा, तो उन्होंने कास्ट भी करवा दिया मुझे और उन्होंने कहा हाँ इसके साथ मैंने किया है कभी, चलो बुला लो। वो अच्छा हुआ। उसमें ज़हीन ताहिरा थी और अगेन उसमें मैं तजीन का हस्बैंड था। ओके, मतलब बुरा ही हस्बैंड सही, गुड फॉर नथिंग वाला कैरेक्टर था कि मतलब है तो, लेकिन बुरा, अच्छा आदमी नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है उसके लिए। बहरहाल वो इस तरह की स्टोरी थी। औरत उस टेलीफिल्म का नाम था जो मैंने उनके साथ की थी। वो अच्छी हुई। फिर गजनफर साहब ही मुझे मुस्तकिल काम देते गए। इधर इनकी प्रोडक्शन कंपनी तरक्की करती गई, उनके पास काम आता गया, मैं रेगुलर हो गया, जाने लगा वहां पर और मुझे काम मिलता गया। वो मैं जिस डेडिकेशन से मैं काम करता था, वो शायद मुझे उनको भी अच्छा लगता था। मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचा होता था, इंतजार कर रहा था और मेहनत या वो जो थिएटर की ट्रेनिंग और जो वर्कशॉप ट्रेनिंग थी वो सारी कुछ मैं उसमें इस्तेमाल करता था। और मेरे टेंट्रम भी नहीं थे और पैसे भी मैं बहुत ही लजा के मांगता था। पैसे देते वो थोड़े बहुत मिल ही जाते थे मुझे, वो हमेशा ख्याल रखते थे गजनफर साहब इस बात का, और मैं करता रहा उनके साथ। मैंने अब भी जितना टोटल काम हो उनमें से 25-30% शुरू का तो 100% कहूंगा मैंने उन्हीं के साथ किया। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की और उनसे मुझे प्रोफेशनलिज्म सीखने का मौका मिला।
मेरी नजर में प्रोफेशनलिज्म ऐसी था कि आप काम करेंगे आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है प्रोफेशनलिज्म कि आपकी भी बहुत जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है कि आप भी अपने काम को एक इनर सेल्फ के साथ बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए, कोई भी चीज, मिसाल के शेफ भी अगर कोई डिश बनाता है तो प्रेजेंटेशन से लेकर और प्रिपरेशन तक सारी चीजें होती है। तो इसमें भी इसी तरह है कि किसी कैरेक्टर को करने के लिए प्रिपरेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है और फिर उसकी प्रेजेंटेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें उनको पसंद आती थी शायद, वो तो मुझे मुश्किल काम देते थे। वैसे ही मैं एक रिसर्च कर रहा था राशिद फारूकी के ऊपर, तो गूगल आपा जो है वहां गए, हम देखा हमने कि कहीं क्या क्या है सर। 49 प्लेस तो वो बता रहे हैं, गूगल की लिस्ट के अंदर 49 प्लेस आ रहे हैं जिसमें आपने काम किया। 49? जी। अच्छा, मैं वही, हाँ वो। और वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक आप टोटल कितने प्लेस, तो आपको कुछ आइडिया है? मेरे ख्याल 1000 क्रॉस हो गया, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ टेलीविजन का। मैंने टेलीविजन में अपने आप को प्रोफेशनल एक्टर डिक्लेयर किया था, और मैं सोचता ये था कि डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि अब मैंने कुछ और नहीं करना है, जरा भी कोई नौकरी शौकरी नहीं करनी है, अब सिर्फ इसकी खानी है, फुल टाइम यही करना, ये फुल टाइम करना है। मेरा नुक्ता नजर ये था, जो उस पर मुझे बहुत गालियां पड़ती थी और काफी बुरा भला मैं सुनने को मिलता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक नुकाती एजेंडा था कि, और चीज इस तरह थी, सोचता मैं ये था कि जब कोई काम ज्यादा अरसे तक किया जाएगा ना, तो उसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी। वाह। इसके बारे में मैं फिल्में देखता था, मैं बहुत सारे एक्टर्स को फॉलो करता था, अपने पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी, बहुत सारे लोगों को फॉलो करता था, उनको गौर से ऑब्जर्व करता था ये किस तरह, जैसे टॉम हैंक्स था, टॉम हैंक्स की मुझे बहुत सारी फिल्में मैंने देखता था मुख्तलिफ वक्तों में, और ये देखने की कोशिश करता था ये कितना फर्क लेके आता है। बज़ाहिर देखा जाए तो वो बिल्कुल भी फर्क नहीं लेके आते, बहुत नेचुरल एक्टिंग करता है और नेचुरल उसके साथ करता है। तो मुझे एक बात बहुत क्लियर पता चल गई थी कि बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये मुझे बाद में पता चला कि अच्छा गेम होता क्या है कि आप सोचते हैं और सोच से फिर बदलने की कोशिश करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज तो आपकी सोच से ही आ जाती है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कोई वर्क करना होता है तो वो बॉडी पार्ट अलग से आपको तैयार करने पड़ते। तो वो एक पूरी मुझे ट्रेनिंग, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरा तजुर्बा बढ़ता रह गया तो वो मैं करता चला गया। इसी तरह सारी चीजें, पूरी फील्ड जिसे कहो कि जैसे अभी तुम कह रहे थे कि 49 प्लेज हैं, मैं 100 हूं, और वो 100 को मैं सोचता ये हूं कि ये मेरे 100 कैरेक्टर्स हैं, 1000 कैरेक्टर्स हैं। तो हर कैरेक्टर को मेरी एक पीछे कहीं सबकॉन्शियस में होती है बात के ये कैरेक्टर मैं नहीं हूं, राइट, मैं इसे प्ले कर रहा हूं, और किसी ना किसी सतह पर मुझे इसको अपने आप से अलग करना है और पिछले किए हुए कैरेक्टर से अलग करना है, पहले ना किया हुआ, चाहे वो बहुत मामूली सा ही फर्क हो, लेकिन अगर जरा भी हो जाता है तो मैं कामयाब होता हूं। फिर जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता गया वैसे वैसे मुझे पता चलता गया कि कैरेक्टर के अंदर डेप्थ कैसे पैदा की जा सकती है, यानी वो देखने वालों को ऐसा लगे कि जो इस वक्त प्ले किया जा रहा है कि ये वही है, बिल्कुल ऐसे है, ऐसे ही है ना। तो वो कैसे पैदा किया, वो फिर मुझे समझ आएगी जितना आप इस पे सोचते हैं, मतलब वो पूरी आपने फोकस होके काम किया ना, आपने कहा भाई मैं एक्टर, और डिक्लेयर वाली जो बात है ना कि भाई मैंने डिक्लेयर कर दिया आई एम अ एक्टर, और आपने फिर पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसको फोकस। यार ये तो आसान था डिक्लेयर करना, लेकिन उसको एक जुमले में कह देना, उसके साथ जस्टिस करना, मैं आज से एक्टर हूं, आज से मैं कोई और काम नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे पूरी दुनिया को मनवाना है ना। मैंने तो कह दिया है कि आज से मैं एक्टर हूं, पूरी दुनिया मानेगा ये भी एक्टर है, तो पूरी दुनिया तो नहीं लेकिन काफी हद तक मैं बहुत सारे लोगों को ये बताने में कामयाब हो गया हूं कि यार मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूं, इतना ही काफी है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना।
और ये होना चाहिए हमारी सोसाइटी में ऐसा कि अगर कोई आदमी किसी चीज की कोशिश कर रहा है और नजर आ रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहा है इसमें, तो फिर उसको मदद भी मिलनी चाहिए। मैं ये कहूंगा मुझे बहुत मदद मिली है, मेरे दोस्तों ने, मेरे जो भी मुझे मिला है उसने मुझे थोड़ा सा इधर उधर, कोई नहीं सड़क से हटा हुआ तो उसने हल्का सा ठुड्डा मार के इधर कर दिया, जरूर मदद मिलती है, मिली है मुझे, तो मैं तो यही समझूंगा। तो अगर हम लोगों को महसूस होता है कि कोई आदमी काम कर रहा है तो हमारा फर्ज है, अभी जैसे ये मेरे साथ हुआ, बिल्कुल, तो अब मैं भी ऐसे लोगों के साथ करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फोन कॉल, कभी फेसबुक पे इधर उधर, हमें एक्टर बनना है, हमें रोल दिला दे, हमें चांस दिला दे। मैं उन्हें चांस वांस मैं नहीं दिला सकता, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी सतह पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे भी मतलब कहना ही पड़ता है बाज़ औक़ात जब नहीं होता काम, लेकिन तलाश करो, मैं रास्ता बता सकता हूँ तुम्हें प्रोडक्शन हाउसेस के। सर अब तो बहुत आसानी है, अब तो आपके वाला जो दौर था वो तो काम ही नहीं होता था ना, मतलब एक ही चैनल था, फिर वो एनटीएन में आ गया, तो फिर वो कितना काम होगा। हाँ, और कितने सारे आर्टिस्ट उसमें, फिर अपनी पोजीशन बनाना। आप सर आपसे तो अच्छा ये नहीं सोचा था मैं, मुझे जब पहली दफा मैंने ये बताया ना, मेरे दिमाग में आया, तो सबसे पहले मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि यार आज से मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, नौकरी मैंने छोड़ दी, सरकारी नौकरी करता था जो मुझे उस रिश्तेदार ने दिलाई थी, वो मैंने छोड़ दी, रिजाइन कर दिया कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, और मैंने एक्टिंग शुरू करने की। तो मेरे दोस्त ने कहा एक बात बता, कितने चैनल हैं? मैंने कहा 2 हो गए, एक प्राइवेट भी आ गया, कितना काम कर लेगा? मैंने ये तो मैं नहीं सोचा। बोले 2 चैनल पे तेरी मतलब ऐसी हालत भी नहीं है ना, तू कोई रिकग्नाइज एक्टर है, कितने पैसे कमा लेगा इससे? नौकरी तो होती है, हर महीने पैसे मिलते हैं, उस पर तेरी जिंदगी गुजरती है। मैंने यार ये तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बस अब करते रहो आदमी, अल्लाह मदद करेगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। वो तो हंसना, और उसने मुझे डिस्करेज भी किया, लेकिन एग्जैक्टली हुआ वही जो मैंने उससे ऐसे ही कहा था, बगैर सोचे समझे। पता नहीं ये अल्लाह मियां सुन रहा होता है तो कुछ कर देता है। ऐसे ही फील्ड बनती रही, मेरे सामने सामने ये सारे चैनल्स आए, और मुझे मेरा काम बढ़ता चला गया। इवन एक दफा एक वाकया बता दूं मैं, बीच में एक काम नहीं था बहुत दिनों से, बहुत बुरी हालत थी, राइटर थे, दोस्त थे हमारे, उनके हाथ पैर दबाए, यार कोई काम तो दिला दे देगी। बोले यार तेरे हिसाब से कोई काम ही नहीं है, वैसे एक मैं काम कर रहा हूँ, मैं उधर बात करता हूँ। उन्होंने मुझे एक क्रिश्चियनिटी पे एक टेलीफिल्म बन रही थी, उन्होंने कहा मैं तुझे एक रोल दिला सकता हूँ, 2 सीन का रोल होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो वो लोग जरा बाहर बाहर से आ रहे हैं, जरा हाई फाई किस्म के लोग हैं। मैंने कहा ठीक है यार तुम एक काम तो दिला। उसने मुझे एक रोल दिला दिया, मैं रिहर्सल पे चला गया, तो मेरे अंदर कोई एक्टिंग और वो सारा कुछ भरा हुआ था कि वो उसमें रिहर्सल ये थी कि एक बंदा है, उसको 2 लोगों ने धक्का दिया है, तो वो सरिये में जाके घुस गया और वो वहां मर जाता है। तो ये मुझे रिहर्स करके दिखाना था, तो कुछ इस तरीके से मैं मरा उस सरिये में जाके, मतलब रात को मैं रिहर्सल करके आया, रात को मेरे पास उस डायरेक्टर का फोन आया, औरत थी, उसने मुझे फोन करनी कि मैं सोच रही हूँ कि तुमसे एंड्रयू का रोल कराऊं, जो कि लीड कैरेक्टर है। मैं लीड कैरेक्टर मुझे कत्ल कर देगा, मैं तो उसके लिए आया था, तुम बताओ तुम करोगे नहीं? मैंने कहा मैं तो क्यों नहीं करूंगा। ठीक है कल से तुम एंड्रयू आ जाओ, फिर हम तुम्हारी कुछ वो कराएंगे, ऑडिशन लेंगे, बाहर से भी लोग आए हुए। दूसरे दिन पहुंचा अलग से, फिर उन्होंने ऑडिशन लिया, जिन्होंने मुझे वो रोल दिलाया था मैंने उसको फोन किया जब ये रोल मुझे मिल गया। मैंने कहा यार वो मुझे तो उसने कहा है कि तुम एंड्रयू का रोल देख रहा हो, पागल हो गई है, तुम्हारा तो बनता ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं एंड्रयू को, मैंने तो उस तरह से लिखा ही नहीं है। मैंने कहा उसने तो कराया है, और उसने उससे कंफर्म किया, फिर यार वो तो कह रही है पागल हो गई है क्या। बहरहाल उसने मेरा पूरा मेकओवर कराया, मेरा पूरा कॉस्ट्यूम बनवाए, सारा कुछ उसके लिए बनवाया। वो टेलीफिल्म है और उसका नाम है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ईमान
उम्मीद और मोहब्बत, उम्मीद और माँ, वो मुझसे करवाई। वो 26 दिन की टेलीफिल्म थी जिसका एक सीन एक दिन में होता था। उसको गोरे उसके वो थे, एक डायरेक्टर फोटोग्राफी आया था अमेरिका से और एक डायरेक्टर साउंड आया था। एक साउंड करता था और एक फोटोग्राफी, और जो कैमरा हैंडल करने वाला था वो इन्होंने यहां से लिया था। उसको भी बता दूं कि वो कौन था उस वक्त का। अब वो खुद डायरेक्टर है और बहुत बड़ा डीओपी है। एक नाम मेरे जहन से निकल रहा है, मैं बता दूंगा, 2-3 फिल्में ही बना चुका है वो। उस वक्त वो सिर्फ कैमरा हैंडल करने वाला। और ये चीज ना मेरे जहन में आई कभी कि ये कैसे होगा, ना मैंने इसके लिए कोई मनूवरिंग की, ना कोई एफर्ट की। मैं तो एक भंगी का, स्वीपर का रोल करने गया था। 2 सीन का रोल था। बस मेरे अंदर जो आग थी, वो आग ने कहीं से कुछ ऐसा किया कि वो उससे मुतासिर हो गई और उसने मुझे लीड कैरेक्टर करा दिया। और लीड कैरेक्टर में मुझे पैसे भी बहुत मिले। और वो जो जिस दिन चला था, वो प्ले जिस दिन चला था, उस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था। 28 मई को था वो प्ले चला था। 2 धमाके हुए उस दिन। हाँ, 2 धमाके हुए उस दिन। तो इस तरह की चीजें मेरे साथ बहुत सारी हुई। और मैं समझता हूँ ये कोई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है ना किसी चीज का। ये आपके अंदर अगर कुछ किसी चीज की चाहत होती है और आप सच्चे होते हैं, सिर्फ उस चाहे के लिए सच्चे होते हैं, तो आपको कुदरत की क्या, आपके एनवायरनमेंट की क्या, हर चीज की मदद आपको मिलती ही मिलती है। ये मेरा ईमान बन गया। बिल्कुल ऐसे, और आज तक बिल्कुल वैसा ही चलता है। सिर्फ वैसे नहीं, मैंने एक फिल्म की रामचंद्र पाकिस्तानी, मैं मूवीज की तरफ ही आप, हाँ, मेरे साथ, मतलब उसके साथ मैंने पहले भी काम किया, सब कुछ। वो आई हुई है कराची में, उसने दफ्तर लिया हुआ, सबको कास्टिंग कर रही है और मुझे नहीं अभी तक बुलाया गया। और मैं बेकरार हूं कि यार फिल्म बन रही है, मुझे तो फिल्म का बहुत शौक है और मुझे तो बुलाया ही नहीं। और मैं किधर हूँ? मेरी समझ में जो राइटर थे उनके, वो मेरे दोस्त थे, उनसे बात करो, नहीं यार तेरा रोल नहीं निकल रहा। मैं अच्छा भाई, मैंने उनकी बात को लिफ्ट नहीं कराया। मैंने एक दोस्त से पता किया कि हम महरीन में दफ्तर कहाँ लिया, तो उसने मुझे बता दिया फलाना, तो मैं चला गया उधर। मुझे नहीं मिली, यानी वो थी नहीं अवेलेबल। मैंने उसको असिस्टेंट, वो भी दोस्त थे, उनको बताया यार मैं आया था, उनको बता देना। चला गया। अभी घर पहुंचा नहीं था, फोन आ गया। यानी मैं घर नहीं पहुंचा था, वो घर पे फोन, घर का फोन, जमाने में लैंडलाइन होता था, घर पे फोन आया। मैंने वो भी अटेंड नहीं किया। फिर जब मुझे पता चला फोन, फिर मैंने फोन किया, तो यार हम आप तो लोकेशन देखने गए थे, आप कहाँ थे? मैंने कहा मैं आया था। मैंने कहा पता नहीं आप है नहीं, कल बस कल आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं कल के आज आ जाऊं, लेकिन चले कल आ जाओ। चला गया। उसने मुझे पूरा स्क्रिप्ट सुनाया, कौन सा रोल करना है। मैंने सारे रोल तो दे दिए, अब जो बचा है उनमें से दे दो, मुझे तो फिल्म करनी है। बड़ा छोटा कैरेक्टर मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। अप्रोच, हाँ, मैंने यही बोला था, मैंने कोई भी कैरेक्टर दे दिया, मुझे तो फिल्म करनी है, मैं फिल्म एक्टर हो जाऊंगा इसके बाद। बहरहाल उसने कहा ठीक है, वो स्क्रिप्ट सुनाया, सारा कुछ हो गया। मैं पूरी कहानी दिमाग में लेके बैठ गया। घर पहुंचा, रात को उसका फोन आया, हम तुमसे शंकर कराएंगे। मैंने शंकर तो आपने फारूक परियो को दिया हुआ है। मैंने नहीं, उससे ले लेंगे, उसको दूसरा दे देंगे और आप शंकर करेंगे। और शंकर जो था उसका लीड कैरेक्टर था। शंकर का मतलब ये था कि आप नंदन दास के साथ काम कर रहे हैं, नंदन दास के हस्बैंड है। बिल्कुल सही। कुछ 4-5 ही सीन थे मेरे उसके साथ, लेकिन वो यार एक बहुत सीनियर वो आर्टिस्ट है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ा नाम है इंडस्ट्री। हाँ, तो फिर उससे वैसे ये एक अवार्ड की तरह था मेरे लिए यार, उसके साथ मुझे ऐसे मिल गया। और ये सिर्फ मेरी इस एफर्ट की वजह से मिला कि मैं चला गया। आप गए, हो सकता है उसके दिमाग में पहले से ही हो, लेकिन आपने एक एफर्ट करी, आसान हो गया ना काम। हाँ, मैं पहुंच गए। हाँ, रुकावट आ रही थी, मैंने ये नहीं सोचा मुझे बुरा लगेगा, अच्छा बुरा लगेगा, पहुंच गया। अब ये कुदरत की सपोर्ट थी कि आपको मिलता चला गया सब। फिर तो सर पहली फिल्म आपकी जो थी वो रामचंद्र पाकिस्तानी? फिल्म तो पहली रामचंद्र पाकिस्तानी थी। यहां से आप मूवीज में आ गए? बिल्कुल मूवीज में आया। अब
इस वक्त क्या इंडस्ट्री का हाल है? अभी फिल्म का तो सीन बहुत बैड है। फिल्म तो नहीं बन रही, जो बन रही है पूरी तरह फ्लॉप हो रही है, और उसकी वजह मैं समझता यह हूं कि अच्छी फिल्म नहीं बन रही। हमें फिल्म बनानी अभी आती नहीं है। जो लोग फिल्म अच्छी बना सकते हैं ना, उनको फिल्म बनाने का मौका नहीं मिल रहा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म में होता है आपका फिल्म डायरेक्टर, वो फिल्म पूरी सोचता है, उसके हिसाब से वो फिल्म शूट करवाता है और उसके हिसाब से वो। तो जो लोग अच्छी फिल्म शूट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अभी तो बिजनेसमैन बना रहे हैं मूवीज। बिजनेसमैन तो बहुत अच्छा लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए, चले यही रख लेते हैं। चले ठीक है, बिजनेसमैन बना रहे हैं फिल्में। कैपिटलिस्ट। खाली बिजनेसमैन ही नहीं बना रहे, जिसको भी जरा सी ठड़क है हीरो बनने की या इसकी उसकी, वो फिल्म बना लेता है और किधर उधर से पैसे इकट्ठे कर लेता है। कुछ लोगों को शौक होता है कुछ जरा हल्ला गुल्ला मार्केट में घूमने फिरने का, लोगों से मिलने का, वो पैसे लगा देते हैं, फिल्म बन जाती है। या पता नहीं कुछ कहते हैं, मैंने सुना हुआ है, मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं, कि कुछ काला धन भी होता है जो पैसे जो वाइट आ जाते हैं, जो वाइट होना होता है या जो इस्तेमाल होना होता है। वो फिल्म बनती है, उससे जो आमदनी होती है व्हाइट हो जाती है, काला वाला उसमें इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह की कोई गेम होती है। बहरहाल कुछ होती है, कुछ सीरियस लोग एफर्ट जरूर करते रहते हैं, बहुत कम सतह पे है, तो वो एक कारोबार फिल्म अभी नहीं बन सका है। इंडस्ट्री का जो हमारा वो फिल्म इंडस्ट्री का सीन तो बहुत ही बैड है, ये बन ही नहीं सकी अभी तक। जो भी फिल्म आ रही है वो पैसे कमा नहीं रही, हालांकि बहुत अच्छी फिल्में भी बनी सर। मुझे ना किसी ने ये भी बात हुई थी हमारी किसी गेस्ट के साथ, बल्कि हमारे पास आए थे आतिफ अली, सैयद आतिफ अली। आतिफ की मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, परी और पीछे तो देखो। हाँ, पीछे तो देखो खास तौर पे। वो मुझे इसलिए अच्छी लगी थी कि उसने सारा जो भी चीज थी ना, लोकल बेस्ड फिल्म जी, म्यूजिक उसका लोकल, हैदराबाद में शूट हुई, मतलब कराची हैदराबाद में वो शूट हुई, और यहाँ के एक्टर थे, टेलीविजन के निस्बतन अच्छे एक्टर जो उसकी नजर में होंगे वो उन्होंने लिए होंगे। वो उस तरह से शायद नहीं हुई। मुझे अच्छी फिल्म एक मैंने की थी, वैसी अगर फिल्म बनाई सर, उसकी खुसूसियत थी कुछ। अब तो ये हो गया ना कि अगर ऐसी मूवी बनाई जाएगी तो अब वो टिकट इतना महंगा है तो कितने लोग जाएंगे देखने, ये क्या आप क्या देखो, मैं ये समझता हूँ फिल्म अच्छी बनाओ तो लोग आएंगे। 100% आएंगे, 100%। मैं इस बात का गवाह हूं। इस फिल्म में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एक्स्ट्रा चार्म हो लोगों के लिए। सर वो जो शुरू होती है ना मूवी, तो उस वो जो बिगिनिंग है, जो वो गाड़ी खड़ी होती है और वो बंदे आते हैं शूटर, और वो तो ये किसका काम होगा यार? डायरेक्टर का काम। डायरेक्टर का काम होगा। अच्छा, इसका डायरेक्टर यार, एक लड़का, मेरी फिल्म लगी हुई थी रामचंद पाकिस्तानी, पोस्टर लगे हुए थे, ये वो चल रही थी। एक बंदा मेरे पास, नहीं ये नहीं लगी हुई थी, एक और फिल्म थी जो मैंने किसी के साथ की थी, उसके उसने बिलबोर्ड लगाए हुए थे, एक बच्चा और मैं, टेलीनॉर का एक ऐड किया था शायद, वो बच्चा और मैं। वो ऐड देख के एक लड़का मेरे पास आया, आपसे मिलना है, आपके साथ काम करना है। मैंने कहा जी आ जाओ, ठीक है, मेरे घर आ जाओ, मैं मिलता हूँ। वो आ गया, उसने कहा मैं पहले से आया हूँ। ओके। मैंने फिल्म स्कूल से पास आउट कर लिया। ओहो। कराची ग्रामर स्कूल से मैंने पढ़ा है, और मैं यहां पर फिल्म बनाना चाहता हूं क्योंकि मैंने फिल्म पढ़ी है। पैसे नहीं है मेरे पास, आपके साथ काम करना है। मैंने कहा यार देखो, सीधी सी बात है, मैं तो प्रोफेशनल एक्टर हूं, पैसे तो तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे तभी मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। कहने ठीक है। मैंने कहा मैं ये नहीं बताऊंगा कितने पैसे देने, ठीक है, देने तुमने खुद है। एक उसने तजर्बाती सी फिल्म निकाली हुई थी, जावेद इकबाल का वाकया आया हुआ था, उस पे उसने एक फिल्म बनाई हुई थी, वो जो उसने अपनी मासी के घर शूट करनी थी, और वो उधर उसने मुझे बुला लिया, सर एक दिन का काम है। मैंने पैसे कितने दोगे? कहना मेरी फिल्म का बजट 2000 रुपए है, 2000 के 2000 आपको दे दूंगा। ये सर कब की बात है? ये इस फिल्म को बनने से 10 साल पहले की बात है। ओके। तकरीबन 10 साल पहले की। खैर मैंने उसके साथ वो तजर्बाती फिल्म की, छोटी सी, ऐसे ही अपने कैमरा
उसने कहीं से हासिल कर लिया और मासी का घर ले लिया और 2-3 बच्चे मासी के बच्चे लेके उसने फिल्म बना ली। मैं जावेद इकबाल था उसमें, जाहिर है वो कैरेक्टर। वो फिल्म कभी नहीं आई मंजर-ए-आम पे, उसके तजुर्बा था। उसके बाद फिर वो गायब हो गया। उसके बाद वक्तन फवक्तन वो मुझे मुख्तलिफ वक्तों पे कॉन्ट्रैक्ट करता रहा। उसके बाद उसने एक और फिल्म बनाई। यार मैंने एक 25 मिनट की फिल्म बनानी है, क्योंकि उस पर मुझे LA से फिल्म मिलेगी, अमेरिका से, हॉलीवुड से मिल जाएगी। मेरा दोस्त जो पास आउट किया है मेरे साथ, अमेरिका से उसका ताल्लुक है, LA से, हम दोनों मिलके बनाएंगे वो। यहाँ हमने रिसोर्सेज भी कर लिए। अब की दफा बेहतर तरीके से आया, उसने हमें पैसे भी अच्छे ऑफर किए, प्लस मेरे साथ निस्बतन अच्छे एक्टर थे। रेहान शेख था, टीपू था और 2 लड़कियां थी जिनका ताल्लुक नापा से था। हमने कहा चलो वो फिल्म शूट हुई, फिर उसमें कुछ वाकयात ऐसे हो गए, गड़बड़ हो गई, वो फिल्म कभी नहीं चली, आज तक डब्बे में है। ये बंदा कमाल खान था जो इस लाल कबूतर का कमाल खान। हाँ। इसके बाद फिर ये गायब हुआ। फिर इसने मुझे कांटेक्ट किया, CS स्कूल में ये फिल्म क्लब बना के वहां बच्चों को फिल्म की तरबियत दे रहा है, आपसे एक वर्कशॉप करानी है एक्टिंग की। मैं हाँ तू बता, लेकिन मैं पैसे चार्ज करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने इन बच्चों से ही कहे अपनी पॉकेट मनी से निकाले, और जितने भी होंगे मेरे लिए ये नहीं मैटर करता कितने, लेकिन ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि इन्होंने पैसे दिए, फिर मुझे पैसे मिले तो मैं उसी से काम करूंगा। उसी तरह किया लोगों ने, बच्चों ने अपने के 12-14 लोग थे, उनके साथ मैंने 2 दिन की वर्कशॉप की। उन्होंने मुझे लिफाफों में अपनी पॉकेट मनी से पैसे दिए। उसके बाद मुझे ये नहीं मिला काफी दिन। फिर इसका एक फोन आया कि यार एक डेजर्ट जर्नी एक मैं कर रहा हूँ, एक बाहर से ग्रुप आया हुआ, उसकी मुझे फिल्म करनी है। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या फिल्म है। कह रहा मुझे 12-14 दिन चाहिए। अब हम भी अपने दिनों के हिसाब से जरा कीमती हो गए। अब हम, और मैं भी, सलीम मिराज भी, हम दोनों को इसने कास्ट करने की कोशिश की। हमने यार ये तो तू पैसे कुछ दे नहीं रहा है और इतने दिन ले रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। ये बाकी दिन सारे उसके थे, शूट तो उसकी 1 दिन की थी, बाकी सारे उसके रिहर्सल के दिन। मैंने यार तो किसी और को, फिर उसने रीएनैक्टमेंट के आर्टिस्ट लेके वो कर ली फिल्म। वो 1 टेक फिल्म थी, कोई 8-8.5 मिनट की, डेजर्ट जर्नी उसका नाम था। उसने लक्स स्टाइल अवार्ड जीता। और उसे फिर ये 2 बहन भाई थे, हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए थे, काम कोई नहीं था, पैसे बहुत थे। उन्होंने कहा फिल्म बनानी है। इसने कहा फिल्म बनाते हैं। फिर इसने हमें कांटेक्ट किया, सलीम को भी, मुझे भी, और इसने आइडेंटिटी 10 साल लगे सारी। फिर ये बीच में रोयल हयात के साथ काम करता है, कोक स्टूडियो। ये पसोड़ी की वीडियो भी इसी ने बनाई, कमाल खान ने, और ये उसके वीडियोस बनाता है। और हमें उसी वक्त अंदाजा हो गया था ये लाल कबूतर बहुत अच्छी फिल्म साबित होगी। और सर बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस किया था, विदाउट एनी स्टार कास्ट। कोई पब्लिसिटी पे पैसे खर्च नहीं हुए थे, हल्की फुल्की सी पब्लिसिटी थी ऐसे ही, क्योंकि स्टार नहीं थे। क्रीम तो सारी ले आया था ना वो। क्रीम तो मैं लग रही हो नहीं, देखे ना, बीइंग एक्टर तो उसमें आप, सलीम महराज और ये यार यही आइडेंटिफाई करना तो मसला था ना, कि जो उसने पूरी टीम ली, ज्यादातर उसमें टेलीविजन के एक्टर थे या फिर नापा से लोग थे। जो उसका क्रू था वो सारा मुख्तलिफ फिल्म स्कूलों से उसके पास आउट किए हुए बच्चे थे, पढ़े लिखे काम को। स्पॉट बॉय भी जो था ना, उसने भी फिल्म स्कूल ये जैबिस से पास आउट किया हुआ था। इकरा, जैबिस, कराची यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां थे। एक भी अनक्वालिफाइड आदमी नहीं था उसके पूरे क्रू में। ये उस फिल्म की वजह थी कामयाबी की। वो 33 दिन की शूट थी, इतना पेपर वर्क स्ट्रांग था कि 33 दिन में वो शूट कंप्लीट हुई। क्या बात। जितना बजट था 2 रुपए भी उससे ऊपर नहीं गए, उसी बजट में बिल्कुल कंप्लीट हुई। फिल्म बन गई, शूट हो गई, तो फिर पैसे इन्होंने इकट्ठे करके उसकी एडिटिंग कराई है, फिर बाकी चीजें बाद में होती रही। फिर म्यूजिक डायरेक्टर भी मिल गया, वो भी इसी तरह का मिल गया। आर्ट डायरेक्टर उसे इसी तरह का मिला हुआ था पहले से ही, कि सारे क्वालिफाइड लोग थे। तो उसका वो था। उसके बाद उसे 2-3 फिल्में ऑफर हुई, लेकिन फिर वो उसने बताया कि यार कहते हैं फिल्म तो दे रहे, इसको ले लो, ये बिकने वाली है, तो हम दे रहे हैं। ये बिकने वाला माल है, ये इसको ले लो। उसने कहा यार मैंने ऐसी फिल्म करनी नहीं है, मैं तो वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, उसकी भी
उनकी भी ये एक ही मूवी है जो इसने बिजनेस किया इस तरह। अभी तक की फीचर फिल्म एक ही है। उसने ये म्यूजिक वीडियोस बनाए ये इसके लिए कोक स्टूडियो के लिए, जो जितने म्यूजिक वीडियो बनते हैं वो चाहता है मूवी उसका, लेकिन पैशन पागलपने की हद तक वो मूवी को, दुनिया की कौन सी मूवी है जो उसको नहीं पता है। वो अजीब सा कंप्यूटर किस्म का इंसान है फिल्म के बारे में, एक्टर से लेकर और एक फिल्म के लेकर हर चीज का उसे पता होता है। यानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, लड़का है, अब तो खैर आदमी हो गया, एक बच्ची का बाप भी हो गया है, इसके बाद उसने शादी वादी भी कर ली है। अभी वो अमेरिका में रहता है, वो यहाँ आता है एड्स करने के लिए, कोई से ऐड मिलता है वो सिर्फ बनाता है फिर वापस चला जाता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अभी जितनी भी हमारी बात हुई कि फिल्म इंडस्ट्री तो अभी ज़वाल पजीर है हमारी, और अभी आगे भी यही नजर आ रहा है, ऐसे ही है यार। मुझे कभी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आगे भी ऐसा ही होगा। अभी जरूर ऐसा ही है, क्योंकि देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ पहले कभी कोई यूनिवर्सिटीज फिल्म नहीं पढ़ाती थी, अब आपके यहाँ 3 यूनिवर्सिटीज, कम से कम 4 मैं कर लूंगा, और भी लोग और भी जगह हो सकती है ऐसी जो फिल्म पढ़ाती है। ज़ेबिस्ट, इकरा यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी। अब इन्हें थीसिस में एक फिल्म बना के देनी होती है, इनके उसमें है कि इनको डिग्री जब ही मिलेगी जब आप फिल्म बना के देंगे। अब वो किस पैमाने की फिल्म होगी ये नहीं तय किया जाता, वो जिस पैमाने का। मैं हर साल कम से कम 1 से 2 फिल्में करता हूं जो थीसिस की फिल्म होती हैं, और मुझे सबसे ज्यादा उसमें मजा आता है अगर मैंने कोई भी काम ऐसा काबिल जिक्र नहीं किया हुआ ना और मुझे थीसिस फिल्म मिल गई है, तो वो करने के बाद मुझे ऐसा होता है बॉस इस साल का काम तो कर लिया। आमदनी अलग चीज है, पैसे कमाना अलग चीज है। हम अगर पैसे ही कमाना हमारा मकसद होता तो हम कपड़े की दुकान खोलते बॉस, उसमें बहुत पैसे हैं, यानी बिजनेस करते। पैसे मतलब खरीदने बेचने के कारोबार में बहुत मुनाफा है, पैसे है। वैसे भी ये अगर हमने चुना है तो इसमें पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे उतने ही चाहिए यार। वही बात यही है कि यार पैसे तो तुम्हें देने, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे उसकी अर्निंग मुझसे मुझे अर्न कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई उसे हलाल करने की, ठीक है, तो मैं इसलिए पैसे चार्ज करूंगा। अब ये चीजें जब ये फिल्म पढ़ाई जा रही है तो ये बच्चे कहीं ना कहीं, तो अभी मैंने रिसेंटली 1 हफ्ता पहले एक फिल्म की है, ज़ेबिस्ट की ग्रुप है, थीसिस की फिल्म है। कोई मुश्किल से फिल्म बता रहा था कि 17-18 मिनट की फिल्म है, ये भी ज्यादा है, मैं कम का कहा गया है लेकिन ये है। लेकिन उसने ऐसी बनाई फिल्म, मतलब नशा करा दिया ना। अब ये एक छोटी सी फिल्म है, ठीक है, एक्सप्रेशंस अब ये की बिल्कुल इसी तरीके से प्रोफेशनली से करने की कोशिश की, जो कुछ उसने सीखा है। हमने ये से की है चश्मा कोट पे, समंदर के अंदर। समंदर जब लो टाइड होती है तो बीच में एक जजीरा बन जाता है, ठीक है, कश्ती में बैठ के 25 मिनट समंदर में सफर करके उस जजीरे पे पहुंचते हैं। वहां ये समंदर वाले सीन चलते हैं। किनारे पे मछेरों ने अपने घर बनाए हुए हैं, वो एक घर लिया है, उसमें घर के सीन किए। तो वो मैंने मतलब एक दिन वो ऐसा मजेदार दिन था कि सुबह उन्होंने मुझे 8 बजे पिक किया, हम वहां गए, पूरा दिन आपका। हाँ, वापस उसने मुझे कोई छोड़ा है रात को 2:30 बजे, और मुझे, मैं जल्दी सो जाता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ। किया मैंने सारा काम है उसी तरीके से, लेकिन मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीज, मैं कहने का मकसद सारी चीज का यह है कि मैं नाउम्मीद नहीं हूं। जब यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं तो कोई ना कोई तो होगा, कोई कमाल खान की तरह और जुनूनी पैदा होगा जिसकी गेम भी सारी हो जाएगी, उससे प्रोड्यूसर भी मिल जाएगा और वो फिल्म भी मिल जाएगा। अभी मैंने 2 फिल्में की हुई हैं जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है। एक तो मैंने फवाद खान के साथ फिल्म की है, मायरा खान और फवाद खान है उसमें, मैं लीडिंग कैरेक्टर पर तो नहीं हूँ, छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, तो उनमें से एक कैरेक्टर मेरे पास भी है।
और एक फिल्म मैंने की है शोएब अख्तर की जिंदगी पे, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से वुमन ने ये वो की है। उसमें शोएब अख्तर का एक दोस्त है, दोस्त कह लो या मोहल्लेदार कह लो, जो नाई है और उसकी दुकान पर टीवी लगा रहता है और वहीं सारी और वहां गेम होती रहती है। मैं वो नाई हूं जो उससे जो है वो हिंदको में बात करता है कि वो ये पिंडी का है ना, तो पिंडी वाली लैंग्वेज में हमारी बात होती रहती है। फड्डा भी होता है वहां पर, बहुत कुछ होता है। तो एक ही कैरेक्टर में जब हम एक बच्चों का प्ले कर रहे हैं, वो IUCN एक इदारा है, उसने ऑर्गेनाइज किया था बच्चों के लिए एक प्ले। तो उसमें बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो जाहिर है जितने हम लोग काम वाम कर रहे थे, मैं खुद भी, तो सिगरेट पी रहे थे। तो एक बच्चे ने सवाल कर दिया, अंकल आप एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं या ड्रामा दिखा रहे हैं, और आप तो खुद पोल्यूशन फैला रहे हैं, आपने सिगरेट पी रहे हैं। एक मिनट के लिए तो रुक गया, शर्म आई, लेकिन उसको एक मुतमईन करने के लिए एक जवाब दिया कि बेटा आई एम ए बैड कैरेक्टर, तो आपके लिए गुड कैरेक्टर भी हैं, आप उनसे इंस्पायर हो। और ये वक्ती थी, लेकिन एक छोटी सी बात ने सोचने पे मजबूर तो किया। तो बिल्कुल इसी तरह थिएटर ने अवेयर कर दिया था बहुत सारी चीजों से जो मैं जिंदगी में बगैर सोचे समझे करता था। जब अवेयर हो गया और शऊर आ गया मुझे कि ये गलत है और अवेयरनेस ने आपको बहुत सपोर्ट किया फिर, और ये खुद से आया। और मैं समझता हूं कि वो थिएटर ही मुझे बदल गया। और उसके बाद मैंने उस सरकारी मुलाजमत में भी बहुत काम किया, और फिर मैंने वो मुलाजमत छोड़ दी। फिर मैं एक और थिएटर बेस मैंने एक काम शुरू किया, जिसमें मुझे इंटीरियर सिंध में जाके बच्चों के साथ काम करना होता था। तो वहां से मेरा सोशल एक्सपीरियंस बहुत बड़ा और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। तो ये एक तरक्की का सफर था। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आप थे ही, फिर आपको PTV मिला? PTV नहीं मिला। अच्छा, PTV एक्चुअली मैं चाहता तो था, जाहिर है शुरू मुझे वहीं से करना था। तो तकरीबन 6 महीने मैं रोजाना जाता था। मैं 6 महीने, पूरे 6 महीने मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अंदर नहीं जा सकता था, मुझे आता नहीं था मुझे अंदर जाना नहीं आता था। मैं जाता था जो मुझे किससे मिलना है, अब मुझे मिलना तो मैंने कहा किसी भी डायरेक्टर से मिल लेंगे। नहीं ऐसे नहीं, बताओ किसी ने तुम्हें बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया तो नहीं है, मैं खुद जाके मिलूंगा। कोई रेफरेंस है? रेफरेंस भी कोई नहीं होता था। फिर ऐसे नहीं मिल सकते, कोई रेफरेंस लाओ। वो वहां से मायूस हो गया था। तो फिर मेरी दोस्त ने बताया कि वो एक प्राइवेट चैनल शुरू हुआ है, और ये चैनल नहीं, वो एक प्रोडक्शन कंपनी जो गजनफर साहब मैंने बताया उन्होंने शुरू की थी। फिर मैं वहां चला गया था और वहां से फिर मैं चलता चला। तो आपको नहीं लगता राशिद भाई कि इसमें थोड़ा इंसान को पॉलिटिक्स का भी सामना होता है, कोई रेफरेंस भी चाहिए होता है, थोड़ा सा खुशामद भी चाहिए होती है? नहीं यार, मुझे तो इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं जब मैंने शायद PTV पे ऐसा होता था, हमने सुना था, और जहां मैं 6 महीने तक बावजूद अपनी कोशिश के अंदर दाखिल नहीं हो सका। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात हुई इत्तेफाक से कि मैं अंदर नहीं जा सकता। तो मैं भी उस माहौल का हिस्सा होता और मेरे भी एक्सपीरियंसेस वही होते। मैं जब प्राइवेट में गया, यानी वो जब शुरू ही हुआ था जिस वक्त, तो मुझे मेरे टैलेंट पे परखा गया। जैसे मैंने काम किया और वैसा ही मुझे उसका फीडबैक मिला। स्क्रैच से बहुत नीचे से आप। हाँ, और मैं मतलब कहते हैं कि इस फील्ड में 3 चीजें बड़ी अहम होती हैं, माल, जमाल और कमाल। तो माल तो था ही नहीं, जमाल भी बस वाजिबी सा था, लेकिन कमाल हासिल करने की जुस्तजू थी। ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि इसमें से जो कमाल वाली बात है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट 3 चीजें बेस कर रही हैं, माल, जमाल, कमाल। आप फोकस थे कमाल पे, क्योंकि मैंने बहुत सारी थिएटर वर्कशॉप्स भी की थी, थिएटर भी किया हुआ था। मैं निस्बतन नए आने वाले एक्टर से थोड़ा सा अलग था, ज्यादा बड़ा हुआ था। दूसरी ये कि जरूर है कि मीडियम का फर्क मुझे लगा कि थिएटर और टेलीविजन में मुझे शुरू में मुश्किलात पेश आई, लेकिन बहुत जल्दी मैं एडजस्ट कर गया टेलीविजन के साथ। और मैं रियलिस्टिक मीडियम में काम कर रहा था, तो मुझे समझ में आ गई कि एक्टिंग कोई बाहर की चीज नहीं है, एक्टिंग आपके अंदर की चीज है। आप खुद ही होते
लेकिन उसको फिर जैसे जैसे समझ में आती रहेगी आप करते रहेंगे, तो वैसे ही मैं करता रहा। तो मैं ये समझता हूँ, और मैं अपने नए आने वाले दोस्तों को भी यही कहूंगा जो नौजवान इसमें आना चाहते हैं, कि बेटा इसमें अब पर्ची नहीं चलती, इसमें आपकी मेहनत चलती है, आपकी डेडिकेशन चलती है, और आपका रोमांस चलता है इस काम के हवाले से, कि आप कितना चाहते हैं उसे। यार अगर आप करना चाहते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप कर लेंगे। थोड़ा सा रगड़ा तो लगता है ना, जो आपको पॉलिश करता है। जब आप, मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको प्लेट में कोई चीज रख के दे दूंगा, तो आपको कभी भी उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होगा, चाहे वो कितनी अहम हो। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप उसे पापड़ बेल के हासिल करेंगे ना, तो बहुत संभाल के रखेंगे, और उसकी अहमियत का अंदाजा भी आपको होगा। तो बिल्कुल इसी तरह है, स्ट्रगल तो करनी चाहिए। स्ट्रगल आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, आपको चीजों की अहमियत का अंदाजा होता है। तो पॉलिटिक्स नहीं होती बिल्कुल भी, किसी लेवल पे होती होगी, उससे आपका कुछ वो नहीं है। आप अगर कमाल वाले आदमी हैं, तो कमाल तो डिमांड है ही है, कमाल की तो डिमांड ही डिमांड थी, आज भी और हमेशा रहेगी। कमाल अगर आपके अंदर है, तो आपकी डिमांड है। वो बड़ी अच्छी मिसाल है ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, फिर कोई रोक ही नहीं सकता यार। और एक्टर तो होता ही बिल्कुल पानी की तरह है, जिस बर्तन में डालो वो वैसा हो जाए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो सर मुझे बताएं, ये जो आपने तो पूरा फोकस एक्टिंग के ऊपर किया, और फिर आपने साथ में कोई अपना निजाम, माश का कोई जरिया आपने फिर अपने साथ, तो बीच में कोविड जब आया, तो आपके लिए तो काम तो उस वक्त रुक गया था या काम हो रहा था? काम बहुत कम हो गया था, क्योंकि हमें शूट करने के लिए भी परमिशन नहीं मिलती थी, कहीं हम शूट नहीं कर सकते। तो ज्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस ने काम रोक दिया था। कुछ हो रहा था, लेकिन ज्यादातर रुक गया था, और मार्च के इंतहाई सीरियस मसाइल पैदा हो गए। अब जाहिर है फैमिली प्रेशर था कि कुछ तो करना होता है। जाहिर है मैं एक मेल हूं, और हमारी सोसाइटी में मेल की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, तो मुझे कुछ तो करना था। एक तरफ मैंने ये सोचा कि जिंदगी में कोई और काम करके नहीं खाना है, अर्निंग करनी है तो इसी काम से करनी है। और दूसरा ये कि अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। बहुत सोच विचार के बाद कुछ दोस्त तो एक जगह शूट पे गया हुआ था, तो उसने मशवरा दिया कि आप अगर अपने घर पे शूट करा ले। मैंने ये कैसे हो सकता, कहना है बिल्कुल लोकेशंस लेते, आप अगर ऐसा घर आपका है जिसके अंदर शूट हो सकती है, तो बिल्कुल आपके घर हम शूट कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है, आपको उसके पैसे मिलेंगे। फिर ये फैसला किया। फिर हमने, पहले हम किसी पोर्शन में रहते थे, फिर हमने इंडिपेंडेंट घर लिया जहां हम अब भी रहते हैं, और वहां हमने उसको उसी तरह, जाहिर है मैं खुद 15-20 साल से वही 25 साल से वही काम करता हूं, तो मुझे पता है किस तरह के सेट्स होते हैं। तो हमने अपने घर को एंटीक फर्नीचर से सजाया कि फ्रेम खूबसूरत आए, एक घर का कैरेक्टर बनाया। तो बहुत लाविश नहीं और बहुत लोअर लेवल का नहीं, एक मिडिल क्लास का आर्टिस्टिक सा घर बनाने की कोशिश की। उसमें हम कामयाब हो गए। अब हमारे घर पे शूट होती है और मुस्तकिल होती है, और हमें एक आमदनी का जरिया भी बन गया। अब शायद उसकी जरूरत भी उस तरह नहीं पड़ती, लेकिन एक आमदनी का जरिया। लेकिन उस वक्त आपने एक अच्छा, उस वक्त ये हमने वो वाला वक्त इस तरह हमारा निकल गया, कोई मसला नहीं हुआ। और मुझे ये बताएं कि मैं आजकल जो देख रहा हूँ सोसाइटी में, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, कि वो एक आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी वाला जो मामला है वो चल पड़ा है। अब आर्टिस्ट, देखिए यार, ये तो इंसान की अपनी शख्सियत पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग बहुत कदावर होते हैं अपने काम के हवाले से, लेकिन अंदर से कलंदराना किस्म की तबीयत होती है। उनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती, ना प्रोटोकॉल मैटर करता है, ना कोई चीज मैटर नहीं करती। वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जमीन पे भी बैठ जाके खाना खा लेते हैं, और जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। हाँ, वो नीचे से आए हुए होते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, चाहे उनका कद कितना भी बड़ा हो जाए। और जाहिर है इस सोसाइटी में तबकात हैं, तो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब डिमांड होती है ना, तो हर चीज आपकी पूरी की जाती है। अगर आपकी डिमांड है ना, वही मसला है कि आप माल, जमाल और कमाल
जमाल की भी उतनी डिमांड है और माल की भी उतनी डिमांड है और कमाल की भी उतनी डिमांड है। अब आप जमाल वाले आदमी, आप खूबसूरत तरीन हसीन तरीन आदमी है, तो आपको बहुत काम आपके पीछे भागेंगे प्रोड्यूसर कि यार आप आए, तो क्या काम के आदमी है, जमाल है आपके पास। उन्होंने एफर्ट नहीं की, कमाल हासिल भले नहीं किया, तो जाहिर है उनकी शख्सियत भी उसी तरह की होगी ना। वो उसी तरह चाहेंगे कि यार मैं बैठा हूँ, दो आदमी खिदमत करने वाले, पंखा जलने वाला, धूप में बैठा छतरी वाला हो, गाड़ी मेरे लिए लग्जरी हो मुझे पिक करने के लिए, और लंच में मैं ये खाऊंगा, पहले से डिसाइडेड हो कि लंच में मैंने जो है ना वो कफीला का जनाब खाना है, खाना खाना है, वो आएगा मेरे लिए, मटन में खाऊंगा दोपहर को, इस तरह की चीजें। तो ये भी होता है, और जब आपकी डिमांड होती है तो ये भी पूरी की जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेलिब्रिटी हैं किस तरह के। हम भी सेलिब्रिटी हैं, जो कमाल वाले लोग हैं वो भी सेलिब्रिटी होते हैं, उनको भी उतनी अहमियत दी जाती है, तो हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैं तो हमेशा वो लंच करना चाहता हूं, और वो मुझे हसब भी होता है, जो शूट पे आता है सारी शूट के लिए। मैं स्पेशल कुछ खाना नहीं चाहता, बावजूद ये कि मैं घर पे परजी खाना खाता हूं, लेकिन शूट पे मैं वही खाना खाता हूं जो सबके लिए आता है, और मुझे मैटर नहीं करता, मुझे बिल्कुल सही है, मुझे एक वक्त पे लंच आ गया, वो लंच मैंने करना है, उसके बाद अपना काम करना है। जबकि कुछ लोगों के लिए, मैं उनको भी गलत नहीं कहता, वो अपने तौर पर ठीक है, उनकी शख्सियत ऐसी है, वो ये चाहते हैं कि उनको जरा उनके नखरे वखरे उठाए जाएं। और पहले तो ये हीरोइंस, फिल्मी हीरोइंस में बहुत होता था, आजकल हमारे मेल नौजवान हीरोज में ये भी हो गया ना। हाँ, कि वो बाल बनाने में भी 2 घंटे लगाते हैं, उनके बाल बनते हैं ये वो। तो ये भी इस चीज का हिस्सा है, ये इसको ये शो बिजनेस है यार। तो जब शो बिजनेस होता है तो उसमें शो तो इम्पोर्टेंट होगी ना, उसी का तो बिजनेस होगा। हम उसका बिजनेस करते हैं जो हमने बहुत पापड़ बेल के, या वो माल भी बिकता है, हमारा भी बिक रहा है, जब तक बिकता रहेगा जब तक। ये बताएं कि इंडस्ट्री में क्लोज फ्रेंड हैं जो शुरू से आपके साथ हो, या जिनके साथ आपने इंडस्ट्री में आने के बाद आपकी अच्छी? काफी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं। शुरू तो एक काफिला होता है, फिर लोग अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक अपने अपने काम चूज करते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो पहले से साथ चल रहे हैं और आज तक साथ हैं, और मुझे लगता है कि वो बस उन्होंने भी यही काम करना। वो सोचो कि ममासलत होती है कि आप सोचते किस तरह है, तो मैं भी उस तरह सोचता हूँ जैसे वो सोचते हैं, तो हम एक ही तरह के सोचते हैं। तो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं कुछ। एक एक्टर हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए पसंद नहीं करता कि वो कोई बहुत मशहूर एक्टर हैं या वो बहुत कमाल एक्टर हैं, वो कमाल वैसे ही कमाल वाले आदमी हैं, मैं भी उसी थॉट पे चलता हूँ। सलीम मेराज उनका नाम है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और हमें जो दूसरे लोग हैं वो हमें सहेलियां कहते हैं और हम में जो सहेलियां, हाँ बिल्कुल सहेलियों की तरह हमारी बातें होती है, सारी बातें जब मुलाकात होती है तो सारी बातें। शुरू से आप साथ दोनों? मैं थोड़ा सा उनसे सीनियर हूँ थिएटर में, वो थिएटर में थोड़ी सी मेरे से बाद आए थे, लेकिन एक वक्त पे जब टेलीविजन पे फिर हम साथ हो गए थे। हमने अच्छी तरह याद है मुझे कि हमने साथ प्ले किया था, मैरीन जब्बार की एक सीरीज थी कहानियां नाम से। अच्छा, वो एक सीरीज है, मैं ऐसे ही सजेस्ट कर रहा हूँ जो भी इसे देख रहा हो इस पॉडकास्ट को, तो वो स्टूडेंट एक्टर्स के लिए वो सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, इसलिए कि वो इस तरह की सीरीज है कि 13 उसमें शॉर्ट फिल्म्स हैं, और वो 13 की 13 शॉर्ट फिल्म में 5 कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पूरी 13 की 13 कैरेक्टर्स फिल्म में काम किया है, और हर फिल्म में उनका अलग कैरेक्टर। तो ये कि स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट एक्टर्स स्टूडेंट के लिए ये बड़ी मजे की चीज है, उन्हें देखनी चाहिए। तो उनमें से एक वो थी कहानी, उसका नाम था शनाख्त, जिसमें मैं और सलीम मेराज ने 2 हिजड़ों का कैरेक्टर किया था। तो हम 2 जोड़ी में चलते हैं, हिजड़े अक्सर होते हैं ना, अकेले नहीं सब जाते आते, क्योंकि उनको सोसाइटी में बहुत
तंग किया जाता है। तो हम 2 थे और हम एक बच्चे को पालते हैं, वो भी गे था, उसे बचपन में उसके घर वाले निकाल देते, हम उठा के ले आते हैं और हम उसे एज ए मेल पालते हैं कि तू मेल है, और यही कहते रहते, वो अंदर से गे होता है। बहरहाल उसमें वो थे यासिर नवाज साहब, और वो इश्क करते थे हुमायूं सईद साहब से। हुमायूं सईद भी उसमें होते थे, 5 कैरेक्टर होते थे। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। शनाख्त उसका नाम है, जो देखना चाहे वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो सलीम के साथ मैंने पहला वो किया था टेलीविजन, फिर हमने बेशुमार काम किए साथ, और आजकल भी हम खुशबू में बसे खत कर रहे हैं, जो मैं और वो दोनों हम साथ ही हैं, और शायर हैं दोनों, और कैरेक्टर कर रहे हैं। राशिद भाई, पुराने डायरेक्टर्स और नए डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं आप। आपने महरीन जब्बार के साथ भी काम किया, आपने उस जमाने के और भी बड़े जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ काम किया, अभी भी आप काम कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस आपको नजर आता है? अच्छा, इसमें भी मैं यही कहूंगा कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अर्ली तय कर लिया था कि उन्होंने सारी जिंदगी एज अ डायरेक्टर काम करना है, जिसमें से मैरीन एक है। और उसके पास मौके भी उसे आसानी से मिल गए, क्योंकि उनकी उस वक्त उनके फादर की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी M&J करके, और उसमें वो एड्स वेड्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। वो मैरीन जब्बार, वो क्रिएटिव माइंड और वो उस तरह डेडिकेशन, क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी, फिर उसी में नहीं सारी जिंदगी वही किया, तो अब वो जाहिर है वो अभी कोई पिछले महीने में उनके साथ एक सीरीज की है, मिनी सीरीज, उसमें एक कैरेक्टर उन्होंने मुझसे करा। हालांकि मेरी बहुत दोस्ती है उनसे, और वो बहुत अच्छी डायरेक्टर्स में शुमार करता हूँ उनको मैं। तो जाहिर है वो भी मुझे एज ए एक्टर पसंद करते होंगे, जब भी उन्होंने मुझे इसमें सीरियल रामचंद्र पाकिस्तानी फिल्म भी मैंने उनके साथ की थी। इसके अलावा कहानियां सीरीज मैंने उनके साथ की, इसके अलावा भी काफी सारे ड्रामे उनके साथ मैंने किए। तो वो जाहिर है बहुत अच्छी, वो जैसे जैसे वो भी सीनियर होते जा रहे हैं, उनका काम भी बहुत आगे जाता है। तो वो मतलब इस वक्त वर्ल्ड क्लास किस्म की डायरेक्टर है। वो Z5 के लिए भी सीरीज बनाती रहती है, जो उसे मिल जाता है वो यही काम करती है, जैसे हम ये एक्टिंग का काम करते हैं, वो डायरेक्शन करते हैं। इसके अलावा मुझे मजा आता है, वैसे काम तो मैं अभी भी जो रेगुलर जैसे मेरे साथ शुरू होने वाले डायरेक्टर थे, जो असिस्टेंट थे, वो अब डायरेक्टर हो गए और उन्होंने काम सीख लिया है, उनके साथ भी मैं करता हूँ और मुझे मजा भी आता है, क्योंकि वो मुझे फ्री हैंड देते हैं और मैं अपने कैरेक्टर को किसी भी तरह तैयार कर सकता हूँ। मुझे अच्छे उन पे मैं ट्रस्ट भी करता हूँ, तो मैं कुछ भी प्ले करना चाहता हूँ मैं कॉन्फिडेंटली कर लेता हूँ। अगर वो गलत होता है तो वो मुझे बता देते हैं, वो सही होता है तो जाने देते हैं। लेकिन मैं इंस्पायर हूँ कुछ ऐसे बच्चों से, और वो मुझे हमेशा मजा आता है जब मैं किसी बिल्कुल नई अप्रोच के नौजवान के साथ काम करता हूँ। वो होते हैं वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज में, जैसे कराची यूनिवर्सिटी, ज़ैबिस्ट, इकरा यूनिवर्सिटी, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, ये लोग जो काम करते हैं ना, इनके यहाँ फिल्म पढ़ाई जाती है, इनके स्टूडेंट को एक थीसिस फिल्म बनानी होती है। उस थीसिस फिल्म को वो इतना अच्छा बनाते हैं कि मजा आ जाता है। बिल्कुल नई अप्रोच होती है, थ्योरी उन्होंने पढ़ी हुई है, प्रैक्टिकल वो कर रहे होते हैं, और कोई इतना ज्यादा लावा भरा हुआ होता है उनके अंदर काम का कि मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं समझता हूँ वो आग अगर ना होना तो ये काम करना बेकार है। जब तक आपने 4 रातें गुजार के कोई चीज की ना हो, आप अगर अभी एक्सपीरियंस करें कि कोई ऐसी चीज है जो आप तैयार करना चाहते हैं, एक हलवा ही बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आपने 4 दिन काम किया उस हलवे को बनाने के लिए, तो वो क्या हलवा बनेगा आप खुद सोचे ना। बिल्कुल। अब एक बारीकी को उसे देख चुके, तो आप जब तक इस तरह से काम नहीं करेंगे ना तो फिल्म नहीं बनेगी। एक फिल्म अभी आई है ताजी इंडियन फिल्म है, 12वीं फेल। हाँ, उस फिल्म में बज़ाहिर देखे तो कुछ भी नजर नहीं आता, ना ग्लैमर है ना कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी फिल्म है, और बिल्कुल उसका वो भी समझ में आता है, हर चीज समझ में भी आती है, लेकिन वो रुला देती है। कहीं सर 5 दफा देखिए और 5 दफा रोए हूँ। होता है ना आदमी, मतलब बेसाख्ता। तुम ये नहीं कह सकते कि यार ये बात थी तो मैं रो गया। वो एकदम से आती है कोई चीज जो आपको एकदम से वो आने लगता है।
तो ये ऐसे ही तो नहीं पैदा होती ना चीजें। मुझे अभी आज एक मेरा दोस्त है इकबाल शाह, वो मुझे कह रहा यार मैंने 12th फेल देखी, मैं रो रहा था यार। मैंने तो क्यों रोया? मैंने यार पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों रोया, लेकिन उसमें एक बात थी यार कि वो जो है वो बता रहा था हीरो कि मेरी दादी, मैं गया तो मेरी दादी ने कहा कि नहीं वो तो वो पढ़ रहा है, वो उसको नहीं बताओ, हाँ उसके इंतकाल हाँ इंतकाल हो खबर गया, नहीं दो। हाँ, तो यार मेरे अब्बा ने भी ऐसे ही बोला था मेरे भाई लेट को, हो गई। हाँ मेरे भाई को, कि मेरा भाई बोलने लगा जब उनकी तबीयत खराब हुई कि बोलो नहीं नहीं वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसे छोड़ दो। तो ये बात मुझे भाई ने बताई, और जब ये फिल्म में आई तो मैं पता नहीं कहां से मेरे अंदर से आंसू नहीं रुक रहे थे, रो रहा था। अच्छा मेरी कोई बात सिमिलर नहीं थी, मैंने जब देखी तो मुझे कोई सिमिलर बात नहीं लगी, लेकिन हर बात पे रोना आया जब उसे वो जो लिस्ट में अपना नाम देखता है, वो जाता नहीं है देखने, वो यार लड़की वो जाती है तो देखने के लिए और वो वहां तो वही बिल्कुल बैठ जाता है। वो देखा रुक ही नहीं रहा था, मतलब ऐसा तेजी से आंसू निकले उसके। तो ये क्या चीज है, कैसे पैदा होती है? ये आपकी डेडिकेशन है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपके सेंसेस हैं, यही सारी चीज है जो आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, सोचेंगे। इसमें फिल्म मेकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जिसे मेहनत कहा जाता है, वो है आपका सोचना समझना। आपके तसव्वुर ने कितना काम करना है, आप फिल्म शूट होने से पहले फिल्म आपके कैसे दिमाग में आई है, फिर आपने कैसे रंग भने और कैसे उसे एग्जीक्यूट किया है, सारी चीजें मैटर करती हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं इसमें तो ये था कि जो राइटर है वही, उन्होंने ही फिर डायरेक्ट भी किया इसको। करनी जो थी वो राजकुमार हिरानी ने थी, वो हाँ, डंकी में बिजी थे, लेकिन अल्लाह ने क्या किस तरह से वो बनानी थी, और वो बिल्कुल एक लड़का ऐसा, और वो आज उसका नाम है, उसने एक्टिंग करी, और उसने भी, आपने, मैं बल्कि आपके इंटरव्यू में भी सुन रहा था, जैसे आपने वो वॉक शुरू करी थी, आप जौहर से सदर जाते थे, तो उसने भी जो है ना वो मेकअप नहीं करा, वो टैन हुआ धूप में खड़े होकर, क्योंकि उसका ये वाली एफर्ट है ना, ये एफर्ट ये काउंट नहीं होगी कहीं पर, लेकिन ये आपके अंदर आ जाएगी उससे। अगर आप उसको सिर्फ सोच रहे हैं, आप वैसे हो जाओगे जैसा आप सोच रहे हो। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जैसा सोचूंगा ना, जितना सोचूंगा वो सब चीज मेरे अंदर आ जाएगी। यही एक्टिंग में या आर्ट में ये सारी चीज यही है, आपका सोचना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे लेते हो यार। बिल्कुल ऐसे ही। आपको हम आगे अभी मजीद काम करता हुआ देखना चाहते हैं। आप जिंदा रहा तो जिंदा रहे इंशाल्लाह ताला। और आप मेरे लिए ना लिविंग लेजेंड हैं। मैं नहीं इसको, मुझे नहीं पता कौन इसको किस तरह देखता है, लेकिन मैं आपको एक एज अ लिविंग लेजेंड के तौर पे मानता हूँ, और मैं बहुत एडमायर हूँ आपके काम से, और मैं आपके काम को कोशिश करता हूँ, जो काम आप करते हैं वो मैं ज़रूर देखूँ। बहुत शुक्रिया यार, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह के अल्फाज आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लेजेंड वगैरह के। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी प्यास अभी नहीं बुझी यार। सर अभी आपने बहुत काम करना है और हमने आपको देखना है सर, और आपकी सर प्यास बुझनी भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। आप जिस तरह काम के लिए करते हैं ना डेडिकेशन के साथ, और वो जो आपका पैशन है कि काम करना है, लेकिन नए लोगों के साथ काम करने में किसी को मजा नहीं आता। ये आप पहले आदमी जो मुझे कह रहे हैं कि यार मुझे बिल्कुल फ्रेश आदमी के साथ जब मैं काम करता हूँ ना, क्योंकि मुझे वो लावा नजर आता है। अच्छा वो फ्रेश आदमी ना, मुझे अगर वही, मैं उसको पहले से ही इस तरीके से जज करता हूँ, जज कह लो या उसका इम्तिहान समझ लो। मैं उसको कहता हूँ यार मैं पैसे लूंगा। अच्छा जो पैसे मुझे दे रहा है ना, बावजूद उसके पास नहीं हो, उसने पॉकेट मनी से बनाए या किधर से पैसे का, उस स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होंगे, वो पैसे वाला नहीं होगा। वो अगर मुझे पैसे दे रहा है ना, तो वो बहुत अपनी कहीं से उसने हासिल किए, बहुत एफर्ट के पैसे दे रहा है, तो वो बहुत सीरियस भी होगा। ये मेरा एक अंदाज है जज करने का, कि मैं उसको कहता हूं तो वो सीरियस होगा जब ही देगा ना, वरना मुझे नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर मैं उसके साथ बिल्कुल भी वो नहीं करता। फिर तो काम शुरू करो, बस मुझे दो, काम करता हूँ, और साल में 2-1 मुझे जरूर ऐसी चीजें मिल जाती हैं। फिर मैं एक बात अभी फिर मुझे था कि मैं आपसे पूछ लूं, राजवीर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप कहें कि यार ये मैंने किया था, और ये वो था जिसमें मुझे लगा कि यार मतलब यार एक कैरेक्टर है ऐसा,
मतलब मुझे मजा तो अपने हर कैरेक्टर में आता है, मैं जब भी क्लोज टू हार्ट, जब भी मैं ये समझता हूँ अगर मुझे मजा आ गया तो देखने वाले को जरूर मजा आएगा। और अगर जो अच्छे कैरेक्टर नहीं किए मैंने, वो भी मुझे पता होता है कि मैं, एक कैरेक्टर था जो मुझे मिला, एक साहब है हमारे दोस्त, उन्होंने एक कपड़े की दुकान वाले थे, वो प्रोड्यूसर है उस सीरियल के, उनको ARY से कुछ अप्रूव हो गया था, उन्होंने बनाई है, वो बनाई थी। तो वो डायरेक्टर, उन्होंने कहा यार एक कैरेक्टर है, मैंने कहा हाँ करेंगे। उसने मुझे कैरेक्टर दिया, वो एक बहुत चालाक शार्प शातिर किस्म का आदमी, ये वो फलाना। मैं बिल्कुल रेडी हो गया, मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया, मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अचानक उनका फोन आया, यार हम एक स्पेल कर रहे हैं मीरपुर खास में, तो आप चले वहां पर। मैं हाँ मैं तैयार हूं। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी में बैठ गया मेरे साथ और कहने लगे यार मैं तेरा कैरेक्टर बदल रहा हूं। मैंने अच्छा क्या देगा? उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया, वो था एक मेंटली रिटार्डेड नौजवान का, जिसकी बहन को वडेरे ने से शादी होती है, वडेरा उसकी बहन को मार देता है और फिर वो इंतकाम लेता है वडेरे से। इस दौरान उसकी लाइफ भी है जिसमें वो बावजूद माजूर होने के वो एक मस्त किस्म का नौजवान भी है, वो डांस भी करता है, वो हर एक की मदद भी करता है, और सब हर दिल अजीज किस्म की शख्सियत है, वो खड़े खड़े नाचने शुरू, कहीं ढोल बज रहा हो वो और नाचना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर। मैंने कहा चल मैं ये करूं, ये तो मुश्किल कैरेक्टर है, लेकिन ये कौन कर रहा है, ये जो मुझे तूने दिया था, कल नहीं मैं खुद करूंगा। तो उसने वो कैरेक्टर किया, मुझे दिया। हम यहाँ से बस में बैठे, उसने बस में बैठते वक्त मुझे स्क्रिप्ट दिया, हम वहां पहुंचे। मैंने यार मुझे अलग कमरा दे दे, कहना अलग नहीं अफोर्ड कर सकता, एक बंदा दे दूंगा, एक बंदे के साथ दे दूंगा। चल दे दे। वो उससे मेरी दोस्ती हो गई। रात को मैंने उसे तैयार किया। अब तैयार सीन था कि मैं कैसे तैयार करूं इसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचते सोचते जैसे सोच रहा था, एकदम मुझे ख्याल आया कि मेरे साथ बचपन में एक लड़का पढ़ता था, पहली जमात से 5वीं जमात तक, और वो था मेंटली रिटार्डेड, और वो हमसे बड़ा था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल था, मोहल्ले का स्कूल था, उस वो आ गया था पहली क्लास से 5वीं क्लास तक बड़ा, लेकिन वो बड़ा था, जहनी तौर पे वो छोटा ही था, हाथ पांव उसके नहीं चलते थे। जैसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने उसको रियाज करना शुरू किया कमरे में। सुबह मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। पहले दिन दूसरा दिन तो समझ लो रिहर्सल ही हो गई, वो उसने शूट भी किया। 6 दिन का वो काम था। तीसरे दिन वो बिल्कुल पानी हो चुका था, वो कैरेक्टर मेरे अंदर जा चुका था पूरा। मेरे पास रिदम आ गया था उसका चलने का, यानी एक आदमी जिसके हाथ पैर मुड़े हुए, राल टपक रही होती है, और वो नाचता है, तो वो चलता है, नाचता है, लड़ता है, गाता है, वो सब चीज का एक रिदम भी चाहिए होता है ना। वो रिदम मुझे मिल गया था। वो एक, जितना आप सोचेंगे वो सारी चीजें होती, फिर रिहर्स करेंगे तो वो चीज आती चली जाती, तो वो आ गया था। यार वो ऐसा कैरेक्टर हुआ है ना, मैं उसे दोबारा करना चाहता हूँ। अगर मुझे जिंदगी में कभी दोबारा मौका मिले तो मैं उसे दोबारा करना चाहता हूँ। अब मैं अपनी कॉन्शियस एज में उसे करना चाहता हूँ, अब मैं उसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, वो मैं उसे दोबारा करना चाहता हूँ। ड्रामा था ARY का, 26 एपिसोड का प्ले था, जिसमें एक ट्रैक मेरा था चाल, एक मैंने किया था जाल जिससे मुझे शोहरत मिली थी, एक ये ड्रामा था चाल। ये कैरेक्टर उसकी एक, मुझे क्यों पता चला कि वो बहुत अच्छा हुआ था। जियो नया नया आया था और मैं वहां काम करने के लिए प्रोड्यूसर ढूंढने के लिए गया। तो एक PTV से रिटायर होके जियो में मुलाजमत हासिल करने वाले एक डायरेक्टर थे, उनका नाम था सैयद अमीर इमाम। वो GM रिटायर हुए थे और अब वो एक थे जियो में मुलाजमत उन्होंने इख्तियार कर ली थी और सिटकॉम बनाते थे। उन्होंने खुद भी काम किया था इस चाल में, उन्हें भी एक कैरेक्टर था उनके पास भी, लेकिन वो डिफरेंट कैरेक्टर। तो मैं वहां गया, सिक्योरिटी गार्ड पे एक औरत मामूल थी, उसने कहा जी किससे मिलना है? मैंने कहा अमीर इमाम साहब से मिलना है। मैं पूछ के गया था ये यहाँ बैठते हैं। उसने कहा मैं पूछ के आती हूँ, उन्होंने बुलाया आपको? मैंने बुलाया तो नहीं है। हाँ ये सवाल तो जरूर होता है ना। हाँ मैंने बुलाया तो नहीं है, लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ, आप उनसे पूछ लो। मिलना, वो कंबाइन में भी थोड़ी बहुत मुझसे मुलाकात रही थी उनकी, मैंने शायद मिलने, अंधा खेल दिया मैंने।
जाओ तुम पूछ लो, बुला लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। वो अंदर गए, अंदर गई, वापस आई तो बहुत सीरियस थी। बोली आप कौन है? मैं राशिद फारूकी मेरा नाम है, मैं एक्टिंग करता हूँ। मैंने जाऊं? कहीं उन्होंने मुझे बहुत डांटा है कि आपको मैंने रोका क्यों है। मैंने अब बताओ मुझे कहाँ बैठते हैं। अब मैं थोड़ा शेर हो गया, मैं चला गया वहां पर। वो बुजुर्ग आदमी थे काफी, और इतनी ज्यादा, मैं बिल्कुल नए एक्टर था। उन्होंने अपना बैग खोला, बिठाया, बैग खोला, 2 सिगरेट के पैकेट थे, कहने लगे एक आप ले लें। मैंने क्या कर रहे हैं, मैं तो ये वाला सिगरेट पीता भी नहीं हूँ, आप रखे, थैंक यू। कहना नहीं यार, रात को तूने बड़ा अच्छा, मैंने तेरा काम देखा है और तुझे यहाँ नहीं होना, तू चला जा कहीं पर, या तुझे कदर नहीं है। मैं सर होगा, अब मुझे नहीं पता। कल रुक जा, ठहर जा। लेके गए मुझे कैंटीन में, अपना कप निकाला, उसमें मेरे लिए कॉफी बनाई, कहने ये तू पी, खुद गिलास में बनाई और खुद की। कहना बस मैं ये सिर्फ तुझे बताना चाह रहा हूँ कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं तुझे काम वाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं तेरी इज्जत करना चाहता हूँ, तुझे बताना चाहता हूँ कि तूने बहुत अच्छा। यार मैं वहां से रोता हुआ आया था फीमान से, वो खुशी के ही आंसू थे, बार बार मुझे जो है ना आंसू आ जाते थे। हाँ, वहां से मैं पैदा, ये जहाँ जंग का दफ्तर है ना, इसके अंदर ही बैठते थे वो 6ठे फ्लोर पे। वहां से मुझे लकी स्टार तक पैदल आना होता था बस के लिए ना, वहां से बस लेके मैं घर आता था। तो वहां से लकी स्टार तक मुझे कुछ 6-7 दफा मेरे आंसू में सोचता था और मेरे आंसू निकल आते थे, ऐसे ही जैसे अभी मैं याद कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा हो गया था। नहीं, हमें सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। मैं वो भूलता ही नहीं हुआ। अब वो हयात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था तू यहाँ के लिए है ही नहीं, ये इसमें इस तरह का काम नहीं होता हमारी इंडस्ट्री में जहां तू पहुंच गया है। और मैं कहीं पहुंचा मचा नहीं था, सिर्फ ये थी, वो जो एक जुनून होता है ना, वो किसी भी आदमी में किसी वक्त भी हो सकता है और वो उसके साथ कुछ भी करा सकता है। बिल्कुल सही है। तो वो वही था, वो जो जिसे मैं कह रहा हूं डेडिकेशन, जिसे मैं कह रहा हूं मेहनत, जिसे मैं कह रहा हूं एफर्ट, जिसे मैं कह रहा हूं रोमांस, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं। ये मुझे बंदा याद नहीं आता, मैं कैरेक्टर नहीं कर सकता था, समझ लो ना। ये याद ही इसीलिए आया, ये बरकत थी मेरी एफर्ट की कि मुझे वो बंदा याद आया। और वो फुल मुझे वो एक पहली क्लास से 5 साल वो मेरे साथ रहा था। उसकी चाल ढाल हर चीज मुझे अजबर थी। जैसे ही वो आया तो वो बंदा पूरा कैरेक्टर मुझे नजर आने लगा। तो आपने थोड़ा सा भी करा ना तो वो पता चल रहा था कि हाँ यार वो अच्छा, उसमें वारदात ये हुई कि मैंने उसमें हाथ पांव टेढ़े किए, ठीक है। अब मैं उसको पानी करने के लिए या उसके रिदम को हासिल करने के लिए, मैं जब शूट नहीं भी कर रहा होता था ना तो उस तरह चल रहा होता था, कोशिश करता था कि राल पकड़ रही है, हाथ मुंह है और पाँव टेढ़े हुए हैं, यूं करके वो चल रहा है। ज्यादा करता था, जल्दी मैंने उसके रिदम को पकड़ लिया, मुझे मिल गया रिदम, मुझे मजा आने लगा वैसे चलने में। एक मजा आता है जब आप जो आपका रिदम होता है ना, उस रिदम को आप करें तो आपको मजा आता है। अब ये कैरेक्टर खत्म हो गया, मैं घर आ गया। मैं पाँव सीधे करूं तो मुझे तकलीफ हो, पाँव टेढ़े करूं तो मैं सही रहूं, कंफर्टेबल रहूं। मैंने मालिश करवाई, ऐसे ही रह जाए, घबरा गया। कहते हैं ना, मैंने सुना हुआ था यार कैरेक्टर में फंस जाते, मैंने कहा ऐसे ही तो नहीं रह जाऊंगा यार। बहरहाल वो भी नहीं माशाल्लाह, आप काम करते रहे, हम आपको देखना चाहते हैं, आपको इसी तरह के यार। ये तो बहुत पहले फैसला किया था कि मरते दम तक करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, ईमान के साथ, सेहत के साथ, और हम आपको यूं ही काम करता हुआ देखते रहे। शुक्रिया। सारी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, मुझे तो बहुत मजा आया और मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आज मेरे प्रोग्राम में राशिद फारूकी साहब थे। मेरे लिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक लिविंग लेजेंड की हैसियत रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।